अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर के इस हिस्से में हमने पढ़ना है म्यूटेशंस का इस चैप्टर के शुरू में कई बार जिक्र आ चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका थोड़ा सा हिंट तो होगा। म्यूटेशन कहते हैं किसी भी चेंज को जो कि डीएनए के अंदर जीन लेवल पर होता है और उसकी वजह से जीन जो है वो नॉर्मल नहीं रहता और अपना नॉर्मल काम सर अंजाम नहीं दे सकता। ज़ाहिरी बात है कि जीन जब नॉर्मल नहीं रहेगा और अपना नॉर्मल काम सर अंजाम नहीं दे सकेगा तो उसके नतीजे में जो पैदा होने वाला करैक्टर होगा वो भी अब नॉर्मल होगा और वो किरदार जिस भी प्रोटीन के पैदा होने की वजह से हो रहा होगा, ज़ाहिरी बात है वो प्रोटीन भी नॉर्मल नहीं रहेगी। तो डीएनए के अंदर मुख्तलिफ जो म्यूटेशंस हैं वो होती हैं और वो किसी भी ऑर्गेनिज़म में हो सकती हैं। तो आपको अंदाज़ा है कि डीएनए जो तमाम सेल्स का अगर एडल्ट ह्यूमन बीइंग में जो है वो ले लिया जाए, किसी एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में अगर उसका डीएनए ले लिया जाए और उसको खोलना शुरू किया जाए तो वो 100 बिलियन किलोमीटर्स तक लंबा हो सकता है। इतना लंबा वो है, 60 टाइम्स द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू जुपिटर। और ये इतना ज़्यादा है कि अगर हम ज़मीन से जुपिटर जो कि एक सैयारा है उसके दरमियान के जो फासले है उसको 60 गुना कर दें, 60 से ज़रब दे दें तो उतना बनता है। चेंजेस जो होते हैं डीएनए में वो रेप्लिकेशन के दौरान होते हैं, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के अमल के दौरान अपनी कॉपी सिंथेसाइज कर रहा होता है जिसकी वजह से नुकसान पैदा हो जाता है। और ये म्यूटेशंस कई तरह की होती हैं। म्यूटेशन जो सोमेटिक सेल्स में होती हैं वो नए आने वाली नस्ल को तो मुंतकिल नहीं होती, लेकिन म्यूटेशंस अगर जर्म सेल्स के अंदर, सेक्स सेल्स के अंदर होती हैं, गैमेट्स के थ्रू बनती हैं और गैमेट्स के मिलाप के नतीजे में जब यही सारे किरदार और ये जो डैमेज जीन है ये अगली नस्ल को मुंतकिल हो जाता है तो ज़ाहिरी बात है कि एक जो म्यूटेशन जो पेरेंट बॉडी में हुई थी उसकी वजह से जो नई नस्ल है वो भी जो है उस म्यूटेशन का शिकार हो जाती है। तो म्यूटेशन जो हैं उनको दो बड़े हिस्सों में डिवाइड किया गया, क्रोमोसोमल एब्रेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन जो है वो बड़े चेंजेस हैं जिसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा या एक पूरा क्रोमोसोम नहीं होगा, तो जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो उसमें फ़र्क आ जाता है, जैसे कि डिलीशन, इंसर्शन, इन्वर्जन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। डिलीशन में क्रोमोसोम का कोई पार्ट जो है वो नहीं है या क्रोमोसोम पूरा मौजूद नहीं है। इंसर्शन का मतलब है कि क्रोमोसोम में कोई पार्ट जो है कि वो एक्स्ट्रा आकर लग गया है। इन्वर्जन में क्रोमोसोम के जो पार्ट्स हैं वो जिस क्रोमोसोम नंबर पर जिस जगह पर उन्हें होना चाहिए वो नहीं होते, उसे इन्वर्जन कहते हैं। क्रोमोसोम पूरे के पूरे जो होते हैं वो भी अगर एक्स्ट्रा उनकी पूरी कॉपी आ जाए, ज़रूरत से ज़्यादा है, वो क्रोमोसोमल नंबर चेंज कर देगा डिप्लॉयड नंबर से उसको, तो फिर तब भी हम कहेंगे कि ये क्रोमोसोमल एब्रेशंस हैं। इसकी मिसालें डाउन सिंड्रोम, आपको पता है जिसे मंगोलिज्म भी कहते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये आपने पहले भी कई बार पढ़े हुए हैं कि जिसमें XXY यानी एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म ना तो मेल रहता है ना तो फीमेल रहता है। तो फिर ये कलेक्शन ऑफ डिजीज़ कॉज करते हैं ऑर्गेनिजम्स में जिसको सिंड्रोम कहते हैं। और सिंड्रोम अगर हो जाए तो फिर जो नॉर्मल ज़िंदगी है इस तरह के ऑर्गेनिजम्स की वो नहीं मुमकिन रह पाती। पॉइंट म्यूटेशन जो है वो ऐसी म्यूटेशन होती हैं जो कि डीएनए के सीक्वेंस में किसी एक न्यूक्लियोटाइड के गलत लग जाने से हो जाती हैं और ये कोडिंग सीक्वेंस को चेंज कर देती हैं, इसलिए इसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, क्योंकि ये किसी एक जगह पर होती है, इसमें पूरे का पूरा क्रोमोसोम या उसका कोई पूरे का पूरा पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता। और डीएनए पे ये डैमेज जो होता है ये म्यूटाजेंस की वजह से होता है। म्यूटाजेंस वो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं या कोई भी ऐसा केमिकल है या रेज हैं जो कि डीएनए में चेंज पैदा करते हैं, इन्हें म्यूटाजेंस कहते हैं। जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा बार बार एक्स रेज की रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इसी तरह केमिकल स्टार वगैरह जो तंबाकू नोशी के सिलसिले में जो है वो लोग अपने जिस्म में दाखिल करने का बाइस बन जाते हैं, तो ये भी जो है वो म्यूटेशंस कॉज कर देते हैं। सो म्यूटेशन जो हैं वो इस लेवल पर जो है वो किसी भी वजह से हो सकती हैं। तो सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, ये जो डिजीज़ थी हमने पीछे पढ़ी थी, ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होती है। अगर आपको याद हो तो सिकल सेल एनीमिया एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने की वजह से हुई थी, जिसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह जो वेलिन है वो आकर लग जाती है और एक अमाइनो एसिड की वजह से पूरा कोड जो है वो ख़राब हो जाता है और हीमोग्लोबिन की जो चेन है वो नॉर्मल नहीं बन पाती, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन इन नेचर है जिसकी वजह से सेल्स पे पाई जाती है, तो सेल्स की नॉर्मल जो शेप है वो नहीं कायम रहती और इसका अल्टीमेटली नतीजा ये बनता है कि सिकल सेल एनीमिया की बीमारी हो जाती है। तो ये सारा जो हमने पढ़ा था, ये देखा था हमने हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसमें ग्लूटामिक एसिड जो है वो वेलिन से बदल जाता है और जिसकी वजह से पोजीशन नंबर 6 पर जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल नहीं रहती और अपनी साख्त खो देती है, क्योंकि आरबीसीज पर पाई जाती है तो आरबीसीज भी अपनी नॉर्मल राउंडेड डिस्क शेप खो देते हैं, उनकी इरेगुलर सी शेप हो जाती है, इसलिए इस बीमारी को सिकल सेल एनीमिया का नाम दिया गया था और ये अपनी खासियत खो देते हैं कि ऑक्सीजन कैरी कर सकें।
तो ये देखें, इन्होंने अब आपको मिसाल दी हुई है, एक बॉक्स बनाया हुआ है, एक इन्होंने लंबा सारा जीन्स का सीक्वेंस दिखाया हुआ है, ए बी सी सही सीक्वेंस है, नॉर्मल बी प्रोटीन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बी जीन। अब इसमें उन्होंने आपको बताया कि अगर बी जीन यहाँ पर मौजूद है तो ये बी नाम की एक प्रोटीन बनाएगा। अब इसमें पॉइंट म्यूटेशन कहाँ हुई, आप देख सकते हैं कि पॉइंट म्यूटेशन में रेड कलर का उन्होंने मार्क कर दिया, यहाँ पर आकर कोई एक्स्ट्रा बेस जो है वो लग गई है, जिसकी वजह से बी जीन जो है वो नॉर्मल नहीं रहा। तो बी जीन के एबनॉर्मल होने की वजह से यहाँ पर जो बी प्रोटीन है वो भी इनएक्टिव बनी है, क्योंकि उसमें सही तादाद में, सही अरेंजमेंट में, सही सीरीज़ में, सीक्वेंस में अमाइनो एसिड नहीं लगे। अब इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का जो पार्ट है वो आकर लग गया है, तो बी जो है यहाँ से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से इस सीक्वेंस ने अपनी जो शेप है वो खो दी है। इसी तरह डिलीशन कैसे हुई, अगर पूरे का पूरा जो सेगमेंट है वो हट गया है, बी यहाँ से निकल गया, सिर्फ ए और सी रह गए हैं, तो बी प्रोटीन अगेन इनएक्टिव हो जाएगी बिकॉज पोर्शन ऑफ द प्रोटीन इज़ मिसिंग। चेंजेस इन जीन पोजीशन, ट्रांसपोजिशन, अब आप देख सकते हैं कि ये जो जीन है ये अपनी तरतीब जो है खो गए हैं। पहले ए जीन आना चाहिए था, फिर बी जीन आना चाहिए था, फिर सी जीन आना चाहिए था। तो बी जीन और बी प्रोटीन में भी रेगुलेटेड डिफरेंटली बिकॉज ऑफ द चेंज इन पोजीशन ऑफ द जीन। तो बी प्रोटीन बन तो जाएगी, लेकिन क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई है तो वो गलत जगह पर गलत तरतीब से उसका जीन जो है वो रेगुलेट हो जाएगा। क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, आप देख सकते हैं कि बी जो जीन ऊपर वाले क्रोमोसोम में लगना था वो दूसरी जगह लग गया है, दूसरे क्रोमोसोम पर लग गया। अब ये पूरी की पूरी जो पोजीशन है क्रोमोसोम की वो चेंज हो गई है। तो फिनाइल कैप्टोन्यूरिया में फिनाइल एलानिन जो है वो उसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिफेक्टिव एंजाइम पैदा होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, और फिनाइल एलानिन जो है वो सेल्स के अंदर इकट्ठा होता चला जाता है, जिसकी वजह से जहनी तवाज़ुन एक इंसान का बिगड़ जाता है, ब्रेन जो है वो डेवलप होना बंद हो जाता है, और ऐसे जो बच्चे पैदा होते हैं उनका ब्रेन प्रॉपर डेवलपमेंट न होने की वजह से जो है वो मेंटली रिटार्टेड रहते हैं और एबनॉर्मल हो जाते हैं। सो दिस डिसऑर्डर इज़ बिकॉज ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन। इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है। इसमें आपने जो म्यूटेशन का सवाल है, जब इसको आपने तैयार करना है तो आपने उसके साथ ये बॉक्स ज़रूर बनाना है, ताकि जो आप सवाल है उसके साथ पूरी तरह से इंसाफ कर सकें। पॉइंट म्यूटेशन में जैसे कि आपको बताया गया कि कुछ बेसिस आकर लग जाए तो जीन एबनॉर्मल हो जाता है, उसके बाद इंसर्शन है जिसमें एक्स्ट्रा सेगमेंट आके लग जाता है, और उसके बाद डिलीशन है जिसमें कुछ सेगमेंट जो है वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से बीच की जो प्रोटीन में सिंथेसिस होने वाले अमीनो एसिड्स हैं वो नहीं लग पाएंगे और प्रोटीन अपनी असल साख्त खो बैठेगी। इसके अलावा पूरे का पूरा सेगमेंट ऑफ जीन जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे कि ट्रांसपोजिशन है, तरतीब बदल गई है, और क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट है, यानी इसमें एक क्रोमोसोम पर से जीन उठ कर किसी दूसरे क्रोमोसोम पर जाकर लग जाएगा, तब भी जो जीन है वो इनएक्टिव रहेगा, उसको सही तरीके से रेगुलेट नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि वो अपनी नेटिव असल जो साइट है जहाँ पर उसको पाया जाना चाहिए था वो वहाँ मौजूद नहीं होगा।